रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और मकान के बारे में तो हमें मालूम है क्या हो रहा है देश में, बट राजेश, कपड़ा इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में इतना सन्नाटा क्यों है? सर, गवर्नमेंट ने एमएसएमई में एक नया कायदा लाया है 43BH, जिसमें आपको माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरर की पेमेंट 45 डेज में करनी है, और अगर आप 45 डेज में वो पेमेंट नहीं कर पाते हो तो 31 मार्च को जो भी आपकी अनपेड बिल रहेगी उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो सरकार जो भी करते हैं, पीयूष गोयल ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसका प्रेसिडेंट है वो झंडा लेके पहुंच जाते हैं पीयूष गोयल जी के पास, सब कुछ राहत दे दो। ये तो सबका भले के लिए किया था। सर, ये ट्रेड का एक क्रेडिट पीरियड की धारा फिक्स है। गारमेंट की क्रेडिट पीरियड ओवर द इयर्स 90 से 120 दिन है, कहाँ पे 150 दिन भी है, कहाँ पे 180 दिन भी है। अब एकाएक गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आप 45 डेज में पेमेंट नहीं करोगे तो यू वुड बी पेनलाइज्ड। तो लोगों ने बैंक बंद कर दी, पर्टिकुलरली फ्रॉम स्मॉल एंड माइक्रो। राजेश मेरा बहुत पुराना दोस्त है, और आप अगर राजेश मसांत को पहचानते नहीं हैं आप लोग, मैं ये कह दूं कि राजेश CMAI का प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 3 साल से अभी भी है। CMAI क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि देश का सारे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स का एक जमावड़ा है। पिछले 3 साल से राजेश ढेर सारे प्रॉब्लम्स को लेके जूझ रहे हैं जो टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को सता रहे हैं। राजेश, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आप लोगों के सामने अब ये 45 दिन का क्रेडिट है जी। बट राजेश, आपके बारे में क्या इंट्रोडक्शन थोड़ा छोटा पड़ गया? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। CMAI इंडिया की ओल्डेस्ट, the biggest and the most reputed association of garment manufacturers, brands and retailers है। ओके, वापस आते ही ये 45 दिन का क्रेडिट के बारे में, जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छा किया है, क्योंकि 10 लाख करोड़ फंसा हुआ था MSME क्रेडिट में, जो हक उन्होंने दिलवाया MSME मैन्युफैक्चरर्स को। सर देखिए, इंटेंट बहुत अच्छा है, बराबर है, लेकिन हर MSME इंडस्ट्री के लिए एक रूल रखना सबसे पहले वो गलत है। और अगर आपको MSME रखना है तो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल क्यों? आज ये हो गया कि जब से सरकार ने कहा कि MSME की पेमेंट 45 डेज में होनी है, माइक्रो एंड स्मॉल की पेमेंट 45 डेज में होनी है, लोगों ने माइक्रो और स्मॉल से माल लेना बंद कर दिया। वो क्यों? क्योंकि उनकी पेमेंट आपको 45 डेज में करनी है। अगर 15 फरवरी के पहले का कोई भी बिल किसी भी माइक्रो या स्मॉल रजिस्टर्ड MSME मैन्युफैक्चरर की पेमेंट रह जाती है, आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स भरनी है। और ये सरकार ने क्यों किया? सबका भले के लिए, है ना? सर, आपने जो किया, मैं वापस कहता हूं, आपका इंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से वो पर्टिकुलरली गारमेंट और टेक्सटाइल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ नॉट सूटेबल। आपको 45 डेज करना है, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको स्कैटर्ड कर दो। आज जो दुकानदार किसी मैन्युफैक्चरर को 120 डेज में पेमेंट कर रहा है, अगर सरकार ये कह दे उसे 45 डेज में करो, तो दुकानदार के पास 3 ऑप्शन है। या तो कहाँ से पैसे ले आ जाए, आपको 45 डेज में पेमेंट करे, या तो वो आपसे माल लेना बंद कर देवे,
माल लेना बंद करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एमएसएमई के बाहर अगर बड़े मैन्युफैक्चरर्स के पास जाए, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, लेबर लॉस टाइटर है। तो जो ब्रांड्स छोटे कंपनी से आउटसोर्स करते हैं वो प्राइस के लिए भी आउटसोर्स करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि जो चीज़ किसी से 10 रुपये में मिल रहा है वो किसी बड़े मैन्युफैक्चरर से 20 रुपये में कोई खरीद ले या 15 रुपये में कोई खरीद ले। सर स्विचिंग ऑफ वेंडर्स इज नॉट दैट इजी। नहीं, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, ठीक है, फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। माइक्रो और स्मॉल की डेफिनेशन है, माइक्रो की डेफिनेशन गवर्नमेंट की है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ हो और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ हो। स्मॉल की है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़। रिटेलर के पास ऑप्शन है वो 50 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर वालों से माल खरीदे। रिटेलर के पास ये ऑप्शन है कि जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रेडर जिसको हम कहते हैं, उससे माल लेवे। एक बार के लिए समझ लेते हैं जी, ये जो आपने कहा रिटेलर के पास ऑप्शन है, बट उन्होंने रिटेलर या ट्रेडर को बाहर रखा है। 45 डेज का पेमेंट शेड्यूल से गवर्नमेंट ने बाहर रखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। एब्सोल्युटली। किसके लिए ये एप्लीकेबल है? बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए, बड़े ब्रांड्स के लिए जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स से सामान खरीदते हैं? सर देखिए, गवर्नमेंट ने इस टाइम पे क्या कर दिया, जो भी फर्म का ऑडिट होता है, मान लीजिए रिटेलर है, उसका 3 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर हो, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है। होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, इवन मैन्युफैक्चरर हो। आज मैं आपसे बात करता हूं कि अगर मैं एक एमएसएमई मैन्युफैक्चरर हूं, तो इवन मुझे जो दूसरे एमएसएमई से माल आएगा, मुझे भी उसे 45 डेज में ही पेमेंट करनी है। सो इट इज नॉट हेल्पिंग द एमएसएमई टू एमएसएमई। तो ट्रेडर्स को क्यों बाहर रखा सरकार ने? क्या सोच था सरकार का? सोच ये है कि एमएसएमई मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करना है। पीयूष गोयल जी ये कहते हैं कि हम कितना भी कोशिश करें इंडस्ट्री में बदलाव आए और अच्छे के लिए आए, कुछ भी हम पॉलिसी बनाते हैं और डिस्कशन का थ्रू पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट में, ये नहीं कि हर चीज़ मोदी जी बनाते हैं। पॉलिसी बनने के बाद चेंबर ऑफ कॉमर्स या एसोसिएशन, मैं सिर्फ कपड़े का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चेंबर ऑफ कॉमर्स झंडा लेके पहुंच जाते हैं पीयूष गोयल जी के पास कि साहब ये गलत हुआ है या बदलाव करो। और फिर पॉलिसी बनाए कैसे हम? फिर सर आपको पॉलिसी बनाने पे रोक नहीं है। पॉलिसी का जो ग्राउंड रियलिटी है उसको आप समझे बगैर आप पॉलिसी नहीं बना सकते हो। तो कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं हुआ था, कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं हुआ। इस सरकार का ये आप कमी मानते हैं कि बिना कंसल्टेशन में पॉलिसी निकाल देते हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम ही उन्होंने सबसे नहीं पूछा होगा। हाँ, अगर आपसे नहीं पूछा, आप प्रेसिडेंट हो, तो फिर किससे पूछा होगा? सर वो तो गवर्नमेंट ही बेहतर बता सकेगी, क्योंकि देखिए हम आते हैं गारमेंट से, टेक्सटाइल से। ये एमएसएमई का रूल सिर्फ टेक्सटाइल के लिए नहीं हुआ, ये हर एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए हुआ। सरकार की गलती एक ही है, वन लॉ फिट्स ऑल, ये नहीं हो सकता है। Rajesh, common sense says small manufacturers have to be protected from the bigger ones delaying payments. Now, as you said that this is universal to all industries. For a small manufacturer to block credit for 90 days, मतलब 90 दिन कोई उसको पेमेंट ना करे, वो 120 दिन भी हो सकता है, इसलिए कि मेरा बिजनेस चल रहा है। क्या इस स्मॉल मैन्युफैक्चरर के लिए ये सही है? आप भी तो एक एमएसएमई हो, आपका खुद का कंपनी है। जी राजन, मैंने जैसे कहा इंटेंट पॉजिटिव है, इम्प्लीमेंटेशन में चूक हो गई। आप मुझे वो चीज़ बताइए, अगर इंटेंट सही है, व्हाट इज़ योर मैसेज टू द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द टेक्सटाइल मिनिस्टर कि क्या 3 चीज़ करना चाहिए इसको सही करने के लिए? अभी भी समय है। नंबर 1, कीप इट इन अबेयंस फॉर 1 more year, ओके। नंबर 2, आफ्टर दैट फॉर द फर्स्ट ईयर मेक इट
90 days payment. Second year, bring it down to 60 days. Third year, make it 45 days. इसमें आपने सिर्फ माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरर को इन्वॉल्व किया है. आप इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम हर एक को इन्वॉल्व कीजिए और साथ में ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हर चैनल पार्टनर को आप इसमें इन्वॉल्व कीजिए कि कहाँ पे इसको आपने कवर किया, इसको छोड़ दिया, वो नहीं हो. एक बार पूरे चेन को आप कवर करते हो तो हर एक को पेमेंट आएगी. Okay, Rajesh, have you made this representation to the government, and if you have, whom have you met up with your demands? Yes, we have made this representation to the government. I have personally met the Honorable Finance Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman ji. I have also met the MSME Minister, Mr. Narayan Rane. What was their reaction? Was this one-to-one meetings? When I met Mr. Narayan Rane, he personally said he would want to go and meet the finance minister and make a case for us. What happened next? उसके बाद हमने उनसे मीटिंग की ट्राई किया. अनफॉर्चुनेटली हमें मीटिंग नहीं मिल रही. सरकार का दलील क्या है? सरकार का एक दलील ये है कि अब ये बजट के बाद जो फेब में बजट हो गया, उसके बाद उनके पास जुलाई तक का बजट के अलावा रास्ता नहीं है. दैट इज़ नंबर वन. हालांकि मैं अभी भी मानता हूँ इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले नोटिफिकेशन से ये सॉर्ट आउट हो सकता था. गारमेंट इंडस्ट्री इज इन डोल्ड्रम्स, particularly micro and small, because of this rule. और ये रूल की एक सबसे बड़ा फ्लॉ है. अगर आपने 1 अप्रैल को परचेज किया है, गवर्नमेंट आपको वो पेमेंट 45 डेज में करने को नहीं बोल रही है. अगर आपने 1 अप्रैल को पेमेंट किया, आपकी पेमेंट परचेज किया, आपकी पेमेंट ड्यू होती है 15 मई, 45 डेज. आप 45 डेज के जगह उसको 31 मार्च को भी पेमेंट कर दो इंस्टेड ऑफ 15 मई. अब उसको 12 महीने के बाद भी पेमेंट कर दो. टिल यू डू इट इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, आपको कोई पेनल्टी नहीं आएगी. द रूल सेज अगर आपकी 45 डेज से डिले हो जाती है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पेमेंट करोगे, आपको वो फाइनेंशियल ईयर में वो खर्चा मिल जाएगा. तो इसका मतलब ये हुई कि कोई 45 डेज में पेमेंट ना करके साल का एंड में भी अगर पेमेंट करे. यस. हम इंडियंस तोड़ निकालने में माहिर हैं जी, हम जुगाड़ू हैं. यही एक रास्ता है सर. तोड़ निकालने से इंडस्ट्री तो चलेगी, देश तो नहीं चलेगा. अगर आपके रूल के हिसाब से इंडस्ट्री तोड़ निकाले तो वो रूल का फायदा क्या? राजेश, आपसे मिलने का पहले आपका इंडस्ट्री का कई एमएसएमई से मैं बात कर रहा था, ये बोल के कि मैं राजेश मसांत से मिलने वाला हूँ, भाई आपका मुद्दा क्या है बताओ. तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे कहा कि राजन भाई मुद्दा तो कुछ है ही नहीं, हमें रास्ता निकालना आता है. अगर सरकार को नियम निकालना आता है तो हमें भी रास्ता निकालना आता है. तो मैंने पूछा रास्ता क्या है? 45 दिन का ये प्रॉब्लम से बाहर कैसे आओगे? कुछ नहीं, हम कंसाइनमेंट बेसिस में माल दे देते बड़े मैन्युफैक्चरर्स को. जीएसटी में प्रोविजन है कि आप कंसाइनमेंट बेसिस में माल दे सकते हैं. 120 दिन बाद बिल रेज कर देंगे. बहुत आसान तरीका है. तो अगर ऐसे तरीका अवेलेबल है तो इतना मीटिंग का जरूरत ही क्यों है? चलने देते हैं. राजन, जब गवर्नमेंट आई, हम हर गवर्नमेंट को एक ही कहते हैं कि देयर हैज़ टू बी अ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है. कंसाइनमेंट का नो डाउट प्रोविज़न है. आप कंसाइनमेंट पे माल दीजिए जीएसटी में, वेरी लीगल. और 120 दिन के बाद आप आपका इनवॉइस रेज कीजिए. ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है. आपको उसके बाद 45 डेज का मिलता है. लेकिन हम हमारा बिजनेस सिंप्लीफाई करने के बजाय
उसे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। रास्ते तो बहुत है। आपके बायर को आप माल भेजिए, बायर को कहिए एक ईमेल भेज देवे कि ये माल में प्रॉब्लम है, जब मैं वो माल का सॉल्यूशन निकालूंगा तब से बिल ड्यू चलता है। बट वो रास्ता नहीं हुआ ना, वो तो एक आपने रास्ता निकाला। मतलब आप आज इनवॉइस बनाओगे 120 दिन पे आपको याद रखना है कि अब इसका फाइनल इनवॉइस बनाना है। ठीक है, रास्ता आपने निकाला। राजेश, आप खुद भी एक मैन्युफैक्चरर हो, आपका खुद का एक ब्रांड है जी, मेंस अपैरल का, और मेरे ख्याल से आप MSME या उससे थोड़ा सा बड़ा हो साइज में, ये प्रॉब्लम आपको भी आई है जी। आप इसको खुद पर्सनली कैसे हैंडल कर रहे हैं? फॉर अ मोमेंट लेट्स कीप असाइड दैट यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ CMAI। मेरा बिजनेस है, सीधा मैं रिटेलर को सप्लाई करता हूँ, एंड आई एम डीलिंग विद द बेस्ट रिटेलर्स इन द कंट्री। ठीक है, हमारी उनसे एक ओल्ड एसोसिएशंस है। कोई रिटेलर मुझे 90 डेज में पेमेंट करता है, कोई रिटेलर मुझे 120 डेज में पेमेंट करता है। हम दोनों को उसमें कंफर्ट लेवल आ रहा है। तो जब मैं खुद एक स्मॉल कैटेगरी में आता हूँ, बिलो 50 करोड़ टर्नओवर, तो जब ये चीज़ आई तो मुझे दो ऑप्शन थे। या तो मैं मेरी पेमेंट 45 डेज में ले लूँ, ठीक है, या मैं मेरा बिजनेस कंटिन्यू करूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं मेरा MSME लाइसेंस सरेंडर कर दूँ। आपने जाके कर दिया? और मैंने कर दिया। मगर इसका नुकसान तो और तरीके से भी है। जो बेनिफिट्स आपको मिलती है MSME मैन्युफैक्चरर होने का नाते, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दोस बेनिफिट्स फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम वेरियस अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज। आई एम अवेयर कि मुझे MSME के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मेरा बिजनेस बचेगा तो मुझे MSME का बेनिफिट्स चाहिए ना। एंड हाउ मेनी पीपल लाइक यू आर टेकिंग दिस एक्सट्रीम स्टेप to surrender the MSME license? I think till about 25th of February सिर्फ महाराष्ट्र में 2,500 गारमेंट वालों ने कैंसिल कराया था। And what is that number in percentage of the total number of manufacturers of garment in Maharashtra? I would say as of today around 15 to 20,000 people would have surrendered their license. Earlier you could surrender your license today, make an online application on the portal to cancel the license today, and you would have got it the very next day. Information that your license has been cancelled. Now I am told it is taking 10 days, 12 days, 15 days. And what's the reason? So many applications. Okay. How does the government get affected if people start cancelling their MSME licenses? What's the kind of impact on the government? On a jokingly, I can say less responsibility on government. On a lighter note, okay. See, the purpose is defeated. आपका जो why the MSME people have surrendered, and it is not that if I surrender my license, I have to मेरे को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर तो मुझे आप ये कहो जिसके पास ये लाइसेंस है उसे 45 डेज में पेमेंट करनी है, तो लाइसेंस कैंसिल करने का इंसेंटिव है। मुझे 45 डेज में पेमेंट मिलनी थी और मैंने लाइसेंस कैंसिल किया। अब मेरे लिए तो कैच 22 सिचुएशन हो गई। मुझे 45 डेज में पेमेंट नहीं आएगी, लेकिन मुझे 45 डेज में पेमेंट करनी है। राजेश, आर वी सीइंग एन इंटरवेंशनिस्ट स्टेट? धंधे में क्या सरकार दखल दे रहे? Rajan, I always believe there should be free business, and because I cannot make payment to my suppliers, I have to pay tax. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तो पेमेंट कर देता था। And government interference, I am not very sure whether this amounts to intervention or this is a clear-cut policy for benefit of micro and small manufacturers. ये तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर हुआ। You understood what I want to say. राजन, मैं ये समझता हूँ कि एक बार मैंने फैक्ट्री लगाई है,
तो मुझे क्या टर्म्स पे बिजनेस करना है वो फ्रीडम मुझे होनी चाहिए। गवर्नमेंट का इंटेंशन है मुझे प्रोटेक्ट करने का कि मेरे पैसे नहीं डूबे, लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ मुझे उतनी समझ है कि मैं बगैर पैसे डूबे, बगैर पैसे अटकाए बेस्ट रिटेलर इन द कंट्री बिजनेस करता हूँ, तो मुझे क्यों 45 डेज में घसीटा जाता है। मकसद ये है गवर्नमेंट का कि आपका पैसे ना डूबे। अब तक 20 साल का धंधे में आपने कितना पैसे डुबाए? ये लॉ था नहीं पहले। नॉट मोर देन 30 lakhs टोटली पिछले 20 साल में, पिछले 35 साल। राजेश, कुछ दिन पहले मैंने एक शर्ट खरीदा, एक बहुत बड़ा ब्रांड का, और मैं ताजुब हो गया देख के कि मेड इन बांग्लादेश। हो क्या रहे, इंडिया में शर्ट अब बांग्लादेश से आ रहे क्या? बांग्लादेश से इंडिया में गारमेंट्स आ रहे हैं। अबाउट 1.5 या 1.7 बिलियन डॉलर्स जितना इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, एंड दैट इज विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ये लीगल है? लीगल है क्योंकि गवर्नमेंट ने 15 साल पहले बांग्लादेश के साथ कोई ट्रीटी साइन किया था, इंडियन गवर्नमेंट, कि 0 इंपोर्ट ड्यूटी में कपड़ा इंपोर्ट हो सकता है। जी, क्या सही है ये? आज भी वो वैलिड है, और वही आपने जो देखा वो उसी ट्रीटी का एक हिस्सा है। हाँ, क्या CMAI जिसका प्रेसिडेंट है आप, इस मुद्दे को सरकार के पास नहीं लेके गए कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? हमने सरकार से कहा है कि बांग्लादेश से जो बगैर ड्यूटी भरे माल आ रहा है ये हमारे इंडस्ट्री को किल कर रही है। ठीक है, खाली गारमेंट नहीं होता है, आप ये समझिए गारमेंट के साथ कम हो जाता है, ठंडा हो रहा है, या कपड़े का भी प्रोडक्शन कम हो जा रहा है। तो कहाँ ना कहाँ आपका पूरा वैल्यू चेन इफेक्टेड है। अब सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी तो गुड लक, ये तो हम तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। हाउ विल दे सर्वाइव? सर देखिए, दिक्कतें तो है, ये मुद्दे कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकल भी है। इंडियंस अब बांग्लादेश मैन्युफैक्चर्ड गारमेंट्स को पहन रहे हैं जी। क्या हमारा देश जो सैटेलाइट भेज रहे गारमेंट नहीं बना सकते? सी, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। बांग्लादेश डेफिनेटली मास प्रोडक्शन में हमारे से चीपर है, और जब लीगली ड्यूटी फ्री अलाउड है तो व्हाई वुड नॉट समबडी इंपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश? मगर बांग्लादेश देखा जाए, बांग्लादेश ना डाई मैन्युफैक्चर करते ना टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करते, इसका मतलब रॉ मटेरियल बांग्लादेश के पास नहीं है, या है तो इंफीरियर क्वालिटी। कहाँ से आती है? चाइना से। ये चीज़ आप भी इंपोर्ट कर सकते हो चाइना से और मैन्युफैक्चर कर सकते हो। आपको एक बार चाइना से बांग्लादेश इंपोर्ट करते हैं, उसको स्टिच करते हैं और इंडिया को वापस भेजते हैं, और वो हम खरीदते हैं ये सोच के कि हम कोई बड़ा ब्रांड का कपड़ा खरीद रहे हैं। जी, ये कहाँ का नीति हुई? सर देखिए, अगर आप चाइना से फैब्रिक इंडिया में इंपोर्ट करोगे, आपको ड्यूटी लगेगी कपड़े पे, आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बांग्लादेश से महंगा है।
उसमें कोई ड्यूटी तो बांग्लादेश को भी लगता होगा या नहीं, बांग्लादेश लेकिन अगर वो री एक्सपोर्ट है तो पहले वो कपड़ा मंगाएंगे अगेंस्ट एक्सपोर्ट, तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। सर आपने एक बार ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ कर दिया है, देयर इज नथिंग यू कैन डू। How do you do the balancing act? One thing that you mentioned a short while back was Bangladesh labor is cheap. Yes. You cannot do away with the duty. क्योंकि सरकार मानेंगे नहीं। लेबर को कैसे चीप किया जाए? सर देखिए जो हो नहीं सकता। यस, आपका जो कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से ही आपका लेबर कॉस्ट आएगा। तो यू कैन नॉट compete with Bangladesh, number 1 on the wages and number 2 on the productivity. इंडियन वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कम है। अच्छा, ये आप मानते हैं? ये मैं मानता हूँ। ओके, एंड देयर आर वेरियस रीजंस फॉर इट। जितनी स्किलिंग होनी चाहिए, वी आर नॉट एबल टू गिव दैट काइंड ऑफ स्किलिंग। और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे पास बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है जो बांग्लादेश के पास है, जिसके लिए उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है। वो ऑटोमेशन में हमारे से बहुत आगे है। और ऐसे क्यों है? एक छोटा सा देश, वो हमसे ऑटोमेशन में आगे है, हम री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या है इंडिया के सामने? से देखिए, बांग्लादेश ने एक चीज़ रियलाइज़ की कि उनके पास पॉपुलेशन है, अपॉर्चुनिटी कम है। उन्होंने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग को स्पेसिफिकली प्रमोट किया। गवर्नमेंट के तरफ से इंसेंटिव्स है, गवर्नमेंट के तरफ से प्रमोशन है, एंड आज अगर गारमेंट हट जाए तो बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ जानी है। मैंने सुना एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा लेके आप सरकार के पास पहुंचे हुए हो, सीएम में आए, ये कह रहे हैं कि भाई बिजनेस मैं करूंगा, प्रॉफिट मैं कमाऊंगा, मगर लेबर का सब्सिडी आप दे दो। ये कुछ ऐसे हुई, मेरा कंपनी में जो एम्प्लॉय वर्क करेंगे उसका तनख्वाह सरकार देगी। सर ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ये देखिए,
कोई भी गारमेंट और बनेगा, ये आपने किया Yes. क्योंकि आप बांग्लादेश के साथ लेबर कंपेटिटिवनेस चाहते हो। तो सरकार से सब्सिडी, यही सरकार, यही चीज को लेकर सरकार कहते हैं कि हर चीज में हमारे पास आ जाते हैं इंडस्ट्री एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, सब्सिडी दे दो, ड्यूटी घटा दो। सर देखिए राजन जी, सबसे पहले एक स्विंग मशीन आपको 10,000 रुपये में आ जाती है। इंडिया में स्विंग मशीन बनती नहीं है आज तक, वो भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। वी आर दी सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल। ओके, अगर तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फॉर एम्प्लॉयमेंट, आई एम सेइंग फॉर द फर्स्ट 3 years, डोंट मेक इट फॉर एवर। आज आपको वर्कर को मिनिमम वेजेस और उसके ऊपर देना चाहते हैं, सो दैट वर्कर्स ऑल्सो हैव अ गुड लाइफ एज अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर गवर्नमेंट हमें वर्कर के ऊपर सब्सिडी देते हैं तो दैट्स एन इंसेंटिव टू पुट अप न्यू यूनिट्स। ऐसे तो सारी इंडस्ट्री खड़ा हो जाएंगे सरकार के सामने, हमारा लेबर का पैसा आप दे दो। आप मुझे एक इंडस्ट्री बताइए जो 10,000 रुपए की मशीन में इन्वेस्टमेंट करके 15,000 रुपए की पर मंथ सैलरी फ्रॉम फर्स्ट मंथ। सो एक मशीन में, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में एक मशीन कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है? 1.5%। आप एक मशीन लगाओगे 1.5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो 10,000 रुपया का एक मशीन, 10,000 रुपए से फिर स्पेशलाइज मॉडर्न जो आप जैसे लगाओगे, हाँ, वो कुछ भी अमाउंट का मशीन, वो 1 से 1.5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। सो इसका फॉल आउट क्या है? मशीन के ऊपर सब्सिडी मिलती है, मशीन के ऊपर। अगर आज मुझे एक फैक्ट्री लगाना है, मैं नया गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, सरकार मुझे मशीन के ऊपर सब्सिडी देती है। आप कह रहे हो कि मशीन का सब्सिडी बंद कर दो, सैलरी के 50% सरकार दे दो, आप यही कह रहे हो? हम ये कहते हैं कि आज एक एग्जांपल देता हूं, ये मैं आपको कल का इंसिडेंट बताता हूं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस 28% बढ़ाने का उनका प्रपोजल है। 28% जंप इन वेजेस। ओके, आज मैंने अगर उड़ीसा में फैक्ट्री लगाई है, द कॉस्ट, जो एक गारमेंट बनाने का कॉस्ट है, वेजेस एंड सैलरी इज 70% ऑफ दैट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अदर देन द मटेरियल। अगर आप 28% आप बढ़ा देते हो, हाउ वुड द इंडस्ट्री सर्वाइव? बट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां तमाम पुल्स एंड प्रेशर्स गवर्नमेंट के ऊपर होती है, वहां क्या पॉसिबल है किसी भी सरकार के लिए वेजेस को सब्सिडाइज करना? कर रही है सरकार, गुजरात में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में। वो सब्सिडी डायरेक्टली कंपनी को मिलती है, वर्कर के अकाउंट में जाती है। सी, अगर तो सरकार ये बोले कि हम सब्सिडी देंगे, इसकी चोरी होगी, नो, इट वुड कम डायरेक्टली टू द वर्कर्स बैंक अकाउंट। मगर हमें मालूम है एमएसएमई में वर्कर्स रजिस्ट्रेशन भी बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो यू नो, इफ द एमएसएमई ओनर वंस, ही कैन शो 5 workers instead of 10 or 15 instead of 10. You know, this has been one big issue which is being raised by trade unions. I would correct you here. Today everything is linked to Aadhaar. Today, be it your provident fund, be it your ESIC, every worker is linked to through their Aadhaar. What about casual workers? That's a very large number, because a lot of... If I have an incentive of government subsidy, then you wouldn't hire casual workers. See, I would, as I said, this is a seasonal business. You don't have 12 months garment business anywhere, be it domestic or be it export. If government is giving me a part subsidy for workers, there is an incentive for me to retain them in the off-season production. So what in turn what you're saying is that currently industry hires a lot of casual workers and releases them when they are not required. But if there is wage subsidy, industry will retain workers throughout the year. Of course.
Coming back to the issue of Bangladesh imports. Yeah. If we are importing machineries from China, then why not textile and dyed textiles from China instead of getting them manufactured in Bangladesh? Bangladesh has got big factories, so if you want 50 lakh garments in 1 month and you don't want to buy the 11 months of the year, that factory can give you 50 lakhs. Why can't India put up those factories? Why can't your members, several of them are fairly large corporates, why aren't they putting up those numbers here? We need a labor policy which would enable you to put up those kind of factories. You mean flexible labor policy? Flexible labor policy. Here, if any company has got 5,000 machines, they would put up at 3 places, 4 places. Bangladesh, they would put up at 1 place. And if India wants to have big factories, the system of plug and play needs to come into place. A system of incentive on subsidy needs, on wages subsidy needs to come into place. I'll come back to that issue of plug and play, which is very interesting. But on one hand, on the eastern frontier, we have Bangladesh, and on the western frontier, there is Pakistan. Yeah. Right? Pakistan is silently upping its textile exports. Yeah. Right? And much cheaper than Bangladesh. उससे भी सस्ता, क्योंकि उनका वहाँ उतना अच्छा क्वालिटी का कॉटन नहीं मिलता है, तो वो जो मैन्युफैक्चर करते हैं असेंबल्ड प्रोडक्ट जो होती है वो बहुत सस्ता में बिकती है. इज द पाकिस्तान threat of import in the coming years, if trade relations improve, bigger than Bangladesh? No, Because I don't think so. Pakistan has got good quality coarse cotton, which is used for denims and which is used for your chinos and all. That Pakistan has got very good quality. The labor of Pakistan is cheap. Okay. I personally don't feel people of India are still ready to import from Pakistan. मगर छुपके से ब्रांड्स इंपोर्ट कर रहे हैं. उनमें से कई मेंबर्स आपका एसोसिएशन का है जो पाकिस्तान से चीज़ें ले रहे हैं. आई डोंट थिंक खुल के कोई कर रहा होगा. ट्रेडर्स का थ्रू. और देखिए ऐसा है, पाकिस्तान की अगर हम कहेंगे लेडीज सलवार कमीज और उनकी जो ड्रेसेस है, छुप के आप बड़ा वॉल्यूम नहीं कर सकते हो. दैट वुड बी जस्ट वेरी स्मॉल, one trader to another trader. That will not be a big number. But yes, if like Bangladesh, you open up Pakistan, all these things would come up.
रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए, मज़े का बात तो ये है, रोटी और मकान के ऊपर तो 5% जीएसटी है, बट कपड़े के ऊपर जो हर इंसान पहनते हैं, सरकार ने 12% जीएसटी लगा के रखा है। राजेश, ये कैसे इंसाफ हुई? कपड़े पे 1000 रुपए की आइटम तक 5% ही है और 1000 रुपए के ऊपर वाली आइटम पे 12% जीएसटी। तो सरकार क्या समझते हैं कि 1000 रुपये के ऊपर जो भी शर्ट पहनते हैं वो बहुत अमीर लोग हैं कि 12% जीएसटी दे, और मकान जो 50 लाख का मकान खरीद रहे वो गरीब है कि 5% जीएसटी दे? नहीं, गवर्नमेंट इतना सिंपल कोई चीज़ की गवर्नमेंट की कैलकुलेशन नहीं होती है। गवर्नमेंट को अपना हर सेक्टर से एक रेवेन्यू आना है। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि क्योंकि जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, जीएसटी के पहले उसके ऊपर एक्साइज और वैट था, जीएसटी के बाद सिर्फ जीएसटी हो गया है। तो वैसे तो हम 6%, 6.5% पे हमारा रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आता है पूरे टेक्सटाइल वैल्यू चेन का, लेकिन क्योंकि 6-6.5% का कोई जीएसटी रेट नहीं है, तो सरकार ने अपना रेवेन्यू के हिसाब से 1000 के नीचे को 5% पे रखा है और 1000 के ऊपर को 12% पे। और गारमेंट मैन्युफैक्चरर का क्या डिमांड है? सीएमआई क्या चाहते हैं? ये 5% हो जाए? ये 5% हो जाए, पूरा वैल्यू चेन 5% हो जाए, क्योंकि कपड़ा 5% पे है, 1000 रुपए के नीचे का गारमेंट 5% पे है। मतलब कपड़ा जब तक स्टिच नहीं हो रहा है 5% है, और जैसे वो स्टिच होता है 12% हो जाता है। और उसका लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू। सिंप्लीफाई करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्टर को कि 5% क्यों करना चाहिए? पिल्फरेज, चोरी कैसे बंद हो? वो 3 चीज़ क्या उनको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? सर देखिए, गारमेंट में बहुत सालों तक काफ़ी ट्रेड का एक काफ़ी हिस्सा आउट ऑफ सिस्टम रहा है। अगर आपने जीएसटी को 5% पे लेके आ गए, तो जो आज भी सिस्टम के बाहर बिजनेस चल रहे हैं गारमेंट के, उनको इंसेंटिव होगा सिस्टम में आके करने को। तो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट सोचती है कि 12 और 5 को सिर्फ 5 कर दिया तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा, वो नहीं होगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू गेन ही होगा, क्योंकि पिल्फरेज 0 हो जाएगा और हर एक के लिए एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगा अगर जीएसटी 5% हो जाती है तो। ये सारे चीज़ें जब आप समझाते हैं बैठ के मिनिस्टर को, क्या उनको समझ में आती है? एक्चुअली 12% करके उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर उसको 7% कर दे, एक मीन फिगर में आ जाए, तो सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ती है तो कलेक्शन बढ़ती है। सर, अगर तो सरकार इसको एक मीन फिगर पे ले आ जाती है अबाउट 7%, उससे आप खुश हो? या इट विल बी विन विन फॉर एवरीबॉडी। और वो क्यों नहीं कर रहे? जीएसटी का स्लैब रेट नहीं है। मुझे लगता है कि इतना सारे मुद्दे हैं आपका सरकार के साथ, जून जुलाई से तो आप बहुत बिजी हो जाओगे, समय दे पाओगे हमें? सर, समय हो जाएगा फिर तो।
राजेश जी, हमने बहुत सारे बातचीत में जो हमने की उसमें एक मुद्दा सामने आ रहा है मिलजुल के सारे चीज़ों से, कि हमारे पास बड़े मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास मतलब देश में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं और वो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑपरेट कर रहे हैं। छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसीलिए ऑपरेट कर रहे हैं ताकि वो लेबर का कॉस्ट को वो बचाते हैं या लेबर लॉज को साइड स्कर्ट कर सकते हैं। जीएसटी का मुद्दा उसके साथ जुड़ जाती है। बहुत सारी चीज़ घुल मिल के एक जगह पे आते हैं कि भैया बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जाए, मगर वो बन नहीं रहे। CMAI जिसका आप मुखिया है, वो क्या कर रहे हैं? बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना या बांग्लादेश का मॉडल पे इंडिया में बनाने के लिए। सर, अब रिसेंटली हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को प्रपोजल दिया है कि आप प्लग एंड प्ले मॉडल पे टेक्सटाइल पार्क बनाइए। गारमेंट कैन गेट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा लगा देते हैं तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं है। तो हम कितना साइज का बात कर रहे हैं? 20 लाख स्क्वायर फीट, 30 लाख स्क्वायर फीट? क्या एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना या बांग्लादेश जैसे कितना स्क्वायर फीट का होना चाहिए? सर देखिए, 20 लाख स्क्वायर फुट कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये देखते हो, एक विशाखापट्टनम में एक ब्रांडिक्स करके पार्क है, टेक्सटाइल पार्क है, वो इटसेल्फ इतना बड़ा है, 20 लाख फुट से बड़ा, और वो प्लग एंड प्ले मॉडल के ऊपर काम करता है। Yeah, but the question is, do you want one big company to come in or multiple big companies to come in with their individual projects, each of the size of 20 lakh, or you want to pull in 20 of your members under one roof, where each of them shares, say, a lakh of square feet? See, what is a better way out? See, everybody wants to be there where there are facilities. So if you put up a facility of say 20, as a model, which is a better model? 20 of 1 lakh each. Okay, and you have companies in your association, in your Chamber of Commerce, who are willing to participate? We could get 50 companies asking for 25, 30, 50,000. So what's stopping you? We don't get the space. If there are 22 Indian states, have you approached all of them? आप बॉम्बे बेस्ड है तो आप हमेशा महाराष्ट्र पहले ऐसे क्यों सोचते हैं? सर, आप एक ये चीज़ भी देखिए कि गारमेंट के लिए यू नीड लेबर इन प्लेंटी, यू ऑल्सो नीड योर रॉ मटेरियल। आप इंडिया के किसी भी कोने में जाके आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको टेक्सटाइल पार्क डालना है तो देयर वुड बी डोमेस्टिक कंपनीज, देयर वुड बी एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज। उनको पोर्ट भी चाहिए, रॉ मटेरियल आने के लिए ईजियर एक्सेसिबिलिटी भी चाहिए। What we are saying, we have got manufacturers even if Bombay based, ठीक है, हम आपको 20 लाख स्क्वायर फुट 4 महीने में भर देंगे। अगर हमारे को कोई लुधियाना, पंजाब की गवर्नमेंट कहती है they are willing to give this plug and play, I am 100% sure we can get 40 manufacturers in Ludhiana itself taking 20 lakh square feet. So, and what about Calcutta? Calcutta has a port, international airport, great domestic connectivity, and cheap labor. Of course, I think in Calcutta also it is possible. Have you approached current TMC government in West Bengal? Unfortunately, no. See, there is also another issue. आप बात करना चाहेंगे? I would definitely want to speak to every government. On a similar model, why can't you have garment wholesale hubs? When I go to China, I get to see in a city called Guangzhou. Have I pronounced it right? Guangzhou. Guangzhou. You know, there's very large buildings housing brands and manufacturers, where one-stop solution. We do need it desperately. We are in talks with government of Maharashtra for the same. Okay, if they can provide us a big space, okay, where we can have a garment hub just on the line of what is there in Guangzhou. It's called Baima Market, and there are about 9 buildings or 8 buildings, all having 8-story, 9-story. So the goods are manufactured from all over China and sold from there. So what's stopping the government to do all of this? Is it that the state governments, is it bureaucracy? What is it? I personally feel domestic textile industry is not a preferred industry. That's my honest
answer. और ये क्यों? वो रोटी कपड़ा और मकान, अगर मकान दिलाने में मोदी जी इतना इनिशिएटिव ले रहे, सबका मकान होना चाहिए, तो कपड़ा क्यों नहीं? Anything which is domestic doesn't get that kind of a recognition. Rajesh, how should a garment hub look like? I'm not talking about a large manufacturing facility, which is a different issue. I'm talking about a large marketing facility where people from all over the world can come and buy Indian garments like we do in China. See, in India, garment is very fragmented. We are spread across everywhere. If you have, say, 3 buildings, one building selling kids wear, one building selling men's wear, one building selling women's wear, okay? Every floor would have multiple shops. And that would be all on rental? That could be on rental, that could be on ownership basis also. But if you are doing it on a rental basis, you can set up more units. Okay, and how many acres of land do you require? You don't require too much of land, but it needs to be there in the heart of the city. On an average, if somebody is making a sample room out there and keeping some ready stock out there, will not need more than 500-600 square foot. So even if you have, say, 1,000 units like this, we are talking about 6 lakh square foot commercial, not more than 4 acre. You have 4 acre all at one place. And how many ministries do you have to convince to get this going? It's just not the textile, it's urban land development. No, it would be textile, it would be industries, somewhere from commerce maybe. Is that the pain point, to get multiple ministry heads, the secretaries and the ministers to agree to come on one platform to do this? It's not easy to convince them that this is possible. It's easy because all that you have to do is to show them a video of China. The problem is the government has to build it. Okay? If you go to a private entity and you tell a private entity this is the vision, he is not going to build as per your vision. He is not going to invest money in that. But if government is going to invest in that, we can assure them, we will get them people on rent.
Rajesh, a core problem of Indian garment industry, there is very few brands. I mean, if you look at women apparel, there are a handful of 5 brands, and there are 5,000 manufacturers or more. Men's apparel, a couple of international brands operating through license in India with some big corporates, but there is not a single pan-India, Indian-owned men's apparel brand. Kids, again, there are a couple of brands which are operating as EBOs. There are a large number of these small stores, 500 to 1500 square feet, which are selling garments, small towns, Shahjahanpur, Bareilly, you know, they don't have very large stores. Why is that we don't have brands in India in apparel? There is a hesitancy on part of the garment manufacturers to get professional management on board in their company. So true. There is some limitation to their amount of capital they can infuse in their business, and the most important is the vision. Okay. All right, so it's so nice to know that as the president of the association, where most of the garment manufacturers are members, you've been able to identify the core of the problem. What you do to create large Indian brands, how do you bring your members to understand what they have to do in order to become brands? Now, there is a difference between brand and a label. Most manufacturers put a label and think they call it a brand, which is not so. Correct. What is the way forward? It's a very difficult proposition to educate a businessman who is making profit. Let me be very honest on that. True. Very difficult to make somebody understand that. There would be many people who have that vision. Okay, if they are able to do that, they can go to any scale. And Rajesh, we see that vision coming from startups. But the traditional manufacturers who've been around with their own set of factories, etc., for 30 years, 40 years, caught up in their own grind, while a startup from Jaipur with just 2 years of exposure, manufacturing exposure, has built a brand and got investment from UAE and from a very large investor from UAE. Can you see the change happening? Yeah, it will happen. I will tell you, traditionally, all the brands, they have been manufacturers as well as marketing their own brand. So there has never been a separate division between the production and marketing. Okay. So either you were good at production, and you were not good at marketing, or you were good at marketing but not good at the production. So somehow or the other you could not grow. But now that realization has come to people, okay, I am good at production, let me do the production part, and I will do production for any other brand. Okay, let's take a small example. You are a shirt manufacturer, men's apparel manufacturer yourself. You are a family-run business for all these years, and you've been around for a long time. Why is that you're stuck at 50 crore? I'm talking about your own company. Why couldn't you scale up? What were the impediments? When the going is good, we think whatever we do is going to go right. Okay? And we end up making mistakes. Our egos do not permit us to rectify it and accept it. If you want to really scale up the business without professional management, you cannot do it. There is a limit to what you can do on your own and how much you can do on your own. Had I put in professional management at the right time in my company, I am sure I would have grown. Rajesh, I must admit there are very few people that I come across, and I happen to meet a lot of people always who are so honest with their confessions. When you have understood your own lacuna, as a CMAI president,
I always end up mispronouncing your association's name. CMAI president. What is that you could do in your last lap to make the other members understand what you have understood? CMI is not just about bargaining with the government. Yeah. The government would start looking at you more attentively if they see brands emerging. See, from our side, we have made many efforts to promote the brands. CMAI has been doing a lot of B2B fair. We have our National Garment Fair, which is the biggest B2B exhibition in the country. I've been to one of them. Yeah, okay. They look phenomenal. Yeah, and they are the biggest in the country. And maybe if we just take it only apparel thing, I think we could be as big as any exhibition in China. Okay. To provide opportunity to provide market platforms, we took an exhibition to Dubai. Okay. And we called it the Brands of India, and we tried to provide platform to our members to export to UAE. Okay, now UAE is some place where it's not the local consumption of UAE. UAE becomes your gateway to Europe, Africa, as well as the GE country. Awesome. Where do you think the action is? Is it in the urban centers or the small towns, the category C cities? Take for example your own products, you manufacture shirts. वो कहाँ ज़्यादा बिक सकता है? See, the aspiration of population of India is growing day by day. So there is a real buying power in the rural India. Tier 2, Tier 3 is where there is money. The metro cities, ultimately it would be either the brands or the fashion labels. Absolutely. So how do you set up distribution in Tier 2, Tier 3 cities? Currently all the garment manufacturers are in the clutches of agents, which is so peculiar to your industry. But if you look at more professionalized industries like FMCG and other consumer durables, there are distributors, there are CNF agents. Now distributors and CNF agents also exist in your industry, but your manufacturers or your members hardly supply through distributors, they supply through agents. Do you see a change happening in the coming years where textile or garment industry becomes remodeled on the FMCG way? We have to. If the industry has to survive, the industry has to bring a lot of changes within itself. Marketing and trying to capture the sales in your Tier 2, Tier 3 cities is going to be the next challenge. And the person who is able to be successful in Tier 2, Tier 3, I think that company would be the winner. Rajesh, it was a delight to meet you up here in Delhi. Your tenure as the president of CMAI would end sooner or later. Every good time has its own sweet ending. What do you plan to do after giving up? There's so much of attention that you get, as the CMI president. इसके बाद क्या करेंगे? See, CMI is an integral part of my life. I don't think so even after I stepped down as the president of CMAI that I could be away from CMAI for that. One of the key things which I want to do is to put up a factory for my own business. It would be a state-of-art factory with 100% women workers. The goal is in next 5 years, I should make my company grow 3 times. I can see tears in your eyes. Yeah, see, बहुत यादें हैं.